Hello and good morning to all. I'm Prashant, and today is 13 Jan, and we'll see what current affairs we are going to see today. Okay, so again, have an amazing morning to all of you. देखते हैं सबसे पहले हम कौन से करंट अफेयर्स का टॉपिक देखने वाले हैं. दैट इज रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. ओके, तो यस, रिसेंटली 2023 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इनेक्टेड ए लॉ regarding appointment of chief election commissioners and other commissioners, and that law is now being challenged in the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस लॉ को स्टे नहीं किया है, हालांकि केस को स्क्वैश नहीं किया गया है, केस आगे चलेगा. सुप्रीम कोर्ट हैज इवन इशूड अ नोटिस टू द गवर्नमेंट. ओके, तो ये सारा इशू जो है हमें यहाँ डिस्कस करना है. देन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैड रिसेंटली ओके इनॉग्रेटेड द इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज. और कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, क्या है उसके फीचर्स, विल डिस्कस दैट. एक युवा निधि स्कीम, काफी स्मॉल टॉपिक है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एक बस आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई. हूती रिबेल्स का टॉपिक जो है ये पहले भी मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुका हूँ. ओके, और ये हूती रिबेल्स का टॉपिक तो इतना डिटेल में हमें नहीं डिस्कस करना, बिकॉज वी हैड डिस्कस अर्लियर. लेकिन इसके रिगार्डिंग इस रीजन की जो मैपिंग है, रेड सी के रीजन के रिगार्डिंग की मैपिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे मैपिंग करना भी इंपॉर्टेंट होता है. इंपॉर्टेंट मैप्स वहां के देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस उससे पूछे जा सकते हैं. एंड देन कम समथिंग कॉल्ड एज द केस डायरी फॉर द इंडियन पुलिस. ओके, तो इंडियन पुलिस की जो केस डायरी मतलब क्या है कि इंडियन पुलिस के कुछ इश्यूज है, उसके बारे में ये आर्टिकल है एडिटोरियल सेक्शन में. ओके, तो ये सारे एस्पेक्ट जो है हमें आज की क्लास में कवर करना है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एस्पेक्ट ओवर हियर, एंड दैट इज एससी रिफ्यूजेस ओके टू स्टे लॉ ऑन सिलेक्शन ऑफ सीस एंड ईसी. ओके, देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट अभी अभी हुआ क्या है कि पार्लियामेंट हैड इनेक्टेड लॉ, ओके, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. ओके, अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023. ये लॉ जो है ये हमारे पार्लियामेंट में इनेक्ट किया था. ओके, अब इस लॉ के अंडर क्या है, प्रोसीजर दी गई कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा. हाउएवर सर्टन प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, जैसे सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है, ओके, ये कुछ प्रोविजंस है इस लॉ की, ये अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई है. और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि ये प्रोसीजर जो है अपॉइंटमेंट की एंड सिलेक्शन की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर्स की, ये फेयर प्रोसीजर नहीं है, सही प्रोसीजर नहीं है. इसमें एक्सेसिव इंटरफेरेंस हो सकता है गवर्नमेंट का ही, विच इज नॉट गुड. ओके, एंड दैट्स व्हाई अ केस वाज फाइल्ड इन दी सुप्रीम कोर्ट. ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को स्टे नहीं किया है. ओके, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस लॉ कुड बी एग्जीक्यूटेड. इसका एग्जीक्यूशन आगे चलने दीजिएगा. अपॉइंटमेंट अगर इस लॉ के अंडर आपको करनी है तो यू कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग. हाउएवर केस को भी स्क्वैश नहीं किया गया यहाँ पे. अब ये केस आगे चलेगा, सस्पेंड बस नहीं किया इसको. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब सेंटर को नोटिस भेजी और कहा है कि उनका रिप्लाई उनसे जो है मांगा गया आगे. फाइन, सो दिस इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर. अब इस पर्टिकुलर लॉ को पहले हम देखते हैं क्या. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई इट इज इनेक्टेड, उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं. फिर ये लॉ है क्या वो हम देखते हैं. फाइन, और उसकी क्या इशू है इस लॉ में जो चैलेंज किया गया है, देन वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, देखिएगा, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एक बैकग्राउंड आप समझ लीजिएगा कि इशू क्या था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, ओके, इनकी कोई पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट की प्रोसेस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी है. कॉन्स्टिट्यूशन हैजंट गिवन अ प्रॉपर कोई प्रोसेस जिस तरीके से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करें. ओके, फाइन, कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेज कि प्रेसिडेंट जो है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, प्रेसिडेंट जो है बेसिकली ये प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड कमिश्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स. ओके, अब दैट्स फाइन, लेकिन इसमें इशू ये होता है कि ये जो बॉडी है इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, इनका इंडिपेंडेंस होना काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ओके, तो अगर गवर्नमेंट कोई कैंडिडेट रिकमेंड करता है, ओके, और प्रेसिडेंट तो क्या है, इसको बस उनका काम है कि इसको अपॉइंट करना है, रबर स्टैंप उस पर लगाना है. तो ऐसा होगा ना कि गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है अपने फेवर में जो पर्टिकुलर पर्सन है या उनके फेवर में कोई ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको ही शायद अपॉइंट करेंगे. ओके, सो दैट वाज प्रॉब्लमेटिक. तो इसके अगेंस्ट जो है पीआईएल फाइल किया गया था इन 2015. ओके, और इस पीआईएल का रिजल्ट आता है, ओके,
और उस रिजल्ट उस पीआईएल फाइल किया गया, फिर उसमें एससी ने रूलिंग दी, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि देखिएगा द एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट प्रोसीजर विच वेयर द गवर्नमेंट डायरेक्टली रिकमेंड सर्टेन कैंडिडेट्स फॉर प्रेसिडेंट, दिस इज नॉट राइट प्रोसीजर। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप एक तो पार्लियामेंट ने कोई लॉ इनेक्ट करना चाहिए इसके रिगार्डिंग, और उसमें ये सारा प्रोसीजर जो है ये डिफाइन करना चाहिए। ओके फाइन, दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज। एंड सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब तक पार्लियामेंट ये लॉ इनेक्ट नहीं करता, ओके, until parliament won't enact this particular law, तब तक सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक कमेटी होनी चाहिए। ओके, देयर शुड बी अ कमेटी। इस कमेटी में होंगे आपके, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, कि देयर शुड बी अ कमेटी एंड इन दिस कमेटी यू विल हैव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड लीडर ऑफ अपोजिशन एंड थर्ड सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, ये कमेटी जो है ये रिकमेंड करेगा कि किस कैंडिडेट को एक्चुअली प्रेसिडेंट ने यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोसीजर दैट इज गिवन बाय एससी। एससी कहता है कि एक तो आप लॉ बनाइए एंड देन यू गिव द प्रोसीजर। इफ यू आर नॉट मेकिंग लॉ टिल देन दिस कमिटी शुड एक्चुअली वर्क। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें हो गए। ओके, दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज। तो फिर इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, ओके, इस कमिटी को तो कोई अपॉइंट नहीं करता है ऑफकोर्स, बट गवर्नमेंट फिर लॉ इनेक्ट कर देता है, एंड दैट लॉ इज Chief Election Commissioners and Other Election Commissioners Appointments Condition and Service Act 2023। ओके, और उस लॉ में एक्चुअली क्या कहा जाता है, दिस लॉ बेसिकली सेज, ओके, दिस लॉ बेसिकली सेज कि कोई भी अगर इलेक्शन कमिश्नर को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है तो उसके रिगार्डिंग दो कमिटीज होगी। एक होगी सर्च कमेटी। ओके, अब इस सर्च कमेटी के जो हेड हो गए ये हो गए कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इज गोइंग टू हेड दिस सर्च कमिटी। सर्च कमिटी में टोटल ऐसे 5 मेंबर्स हो गए। देयर आर अदर मेंबर्स विल आल्सो बी देयर इन दिस सर्च कमिटी। कैबिनेट सेक्रेटरी विल हेड दिस, और इनका काम क्या है कि कैंडिडेट्स को सर्च करना। ओके, एक नेम्स की लिस्ट क्रिएट करना है, बस अ पैनल ऑफ नेम्स विल बी क्रिएटेड कि लेट्स से पॉसिबल दिस ने 25-30 कैंडिडेट्स है तो उसमें से 10-15 लोगों की एक लिस्ट दे स्क्रूटिनाइज करके वो क्रिएट करेंगे। ओके, अब ये लिस्ट जो है दिस विल गो टू द नेक्स्ट कमिटी दैट इज कॉल्ड द सिलेक्शन कमिटी। ये पावरफुल कमेटी होगी। ओके, और इस फिर यहां से लिस्ट जाती है सिलेक्शन कमेटी के पास, और सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन। ओके, इफ लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट देयर तो फिर लार्जेस्ट जो अपोजिशन पार्टी है पार्लियामेंट में। ओके, लेट से किसी पर्टिकुलर पार्टी के पास इतने एमपीज ही नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज कर पाए हम। ओके, तो उस केस में जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है इसके जो लीडर हो गए हो, और इसके साथ साथ एनी अदर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर विच विल बी नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इसमें हो गए। ओके, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन कम्युनिटी विल हैव नाउ, कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू लॉ। प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ओके, एंड देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ओके फाइन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कोर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कौन से कैबिनेट मिनिस्टर हो सके उसमें, तो 3 लोग इसमें हो गए। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये है कि नाउ दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू सिलेक्ट द फाइनल नेम कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेट से बनाना है, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास ये नेम जाएगा और प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अपॉइंट दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब यहाँ और एक क्लॉज है कि लेट से सर, अब और एक क्लॉज है इसमें कि सर्च कम्युनिटी, ऐसा नहीं है कि सर्च कमिटी ने जो नेम्स दिए हैं वही नेम इनको कंसिडर करना है। आइडियली दे शुड कंसिडर द नेम्स व्हिच आर गिवन बाय द सर्च कमिटी। हाउएवर सर्च कम्युनिटी के बियॉन्ड भी अगर इनको कोई नेम कंसिडर करना है तो दे कैन कंसिडर दैट पर्टिकुलर नेम ऑल्सो। ओके, और यही 2 क्लॉजेस है। ओके, ये कहीं ना कहीं यहाँ कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, विच आर एक्चुअली सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, कि जिसके वजह से क्या होता है कि ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ओके, कि अगर लॉ इनेक्ट नहीं करते हो तो उसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने चाहिए कमेटी में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट देयर इन द कमेटी। ओके, तो इस सिलेक्शन कमेटी में मेजोरिटी तो गवर्नमेंट की हो गई ना, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये दोनों तो गवर्नमेंट की तरफ से अब मेजोरिटी हो गए, और लीडर ऑफ अपोजिशन तो अकेला है। तो एवरी टाइम अगर कोई भी इश्यू होता है कमेटी में तो इनका वोटिंग जब होगा तो गवर्नमेंट मेजोरिटी में होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो है एक साइड में ऑलमोस्ट हो गए। ओके, तो जो गवर्नमेंट को पहले प्रोसीजर था, ओके, जहां गवर्नमेंट यूज्ड टू डायरेक्टली रिकमेंड नेम, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहा, फिर सेम थिंग विल बी देयर। ओके, नाउ गवर्नमेंट विल ओनली हैव मेजोरिटी, और उनको जो चाहिए पर्सन उसको अपॉइंट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके
फाइन. सो दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट वी शुड अंडरस्टैंड, जिसको यहाँ कोर्ट में चैलेंज किया गया है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू अदर थिंग्स वेर आल्सो देयर इन दिस पर्टिकुलर लॉ. इस लॉ में और भी कुछ चीजें हैं जिसको चैलेंज ऑफकोर्स नहीं किया गया. क्या क्या और चीजें हैं? फॉर एग्जाम्पल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी अब दी गई है. एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी नाउ? दैट दिस पीपल पर्सन हु वांट्स टू बिकम सीईसी और ईसी, ओके, must be must have held the post equivalent to the rank of secretary to the central government. Okay, and they should be persons with having expertise in managing and conducting the elections. Okay, इससे के अलावा उनकी जो conditions, salary and conditions of service है, they have been now made equivalent to the cabinet secretary. याद रखना, अर्लियर जो एक्ट था, इस 1991 का एक्ट, इसके अंडर देयर सैलरी जो है, कंडीशन सर्विस है, देयर वेर इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज. नाउ दे आर इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी. ओके, रिमूवल का प्रोसीजर वैसे ही रखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा है मुझे बताओ कोई कमेंट सेक्शन में. व्हाट्स द रिमूवल प्रोसीजर फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ओके, व्हाट्स द रिमूवल प्रोसीजर? ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्या होता है? तो दैट इज सेम एज व्हाट वाज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर हियर. ओके, चलिए लेट्स गो टू द न्यूज. नेक्स्ट न्यूज विच इज अ स्मॉल न्यूज. नेक्स्ट कपल ऑफ न्यूज आर स्मॉल न्यूज एक्चुअली. एक है, आपको यहां दिख रहा होगा पिक्चर में, एन अमेजिंग पिक्चर इज देयर. ओके, वेयर दिस इज सी. Okay, and there is a bridge that is constructed on this particular sea. Okay, right, and this is what our news is कि इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल इनॉग्रेट किया है. ओके, तो इस सी ब्रिज का नाम है अटल सेतु. ओके, या इसी को ही कहा जाता है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक. ओके, या इसी को ही हम कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी नावा शेवा अटल सेतु. ओके, फाइन. तो ये जो सी ब्रिज है दैट इज इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, जो मुंबई को और नवी मुंबई को, इन दोनों को कनेक्ट करता है. मुंबई एंड न्यू मुंबई आर कनेक्टेड बाय दिस. तो अर्लियर क्या होता था कि अगर आप अर्लियर रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स की जर्नी होती थी मुंबई टू नवी मुंबई. ओके, नाउ इट विल बी हार्डली 20 मिनट जर्नी. ओके, तो टोटल अगर इस ब्रिज की लेंथ देखी जाए तो 21.8 किलोमीटर है, लेकिन जो सी पे इसकी लेंथ है दैट इज अराउंड 16.5 किलोमीटर. अरेबियन सी पे जितना ये लेंथ होगा उसका 16.5 किलोमीटर होगा. ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इससे काफी बड़ा डिस्टेंस है यहाँ रिड्यूस होगा. तो इसका मेन फीचर ये कि लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है. एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैड सेड कि अमाउंट ऑफ स्टील दैट वाज यूज्ड फॉर दिस ब्रिज वाज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स दैट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. Okay, and 4 times that of Howrah Bridge. Okay, so this is a very important construction for India as such and the development of Mumbai over here. Okay, चलो, तो ये बस स्मॉल है, इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट, बस आपकी जानकारी के लिए याद रखना, कर्नाटक गवर्नमेंट की स्कीम है दैट इज कॉल्ड एज युवा निधि स्कीम. ओके, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो कर्नाटक गवर्नमेंट एक युवा निधि स्कीम इसने लॉन्च किया है, बट इस स्कीम के बारे में 4-5 दिन से काफी न्यूज आ रही थी. दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड ओवर हियर. कभी कभी ये मेंस में भी आप यूज कर सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट की कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कौन सी स्कीम्स है, तो उसमें एक आधा एग्जांपल देने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके, सो व्हाट इज दिस स्कीम? ये स्कीम बेसिकली कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ. ओके, कर्नाटका स्टेट में जो भी एजुकेटेड है बट अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस उस स्कीम के थ्रू दिया जाएगा. ओके, सो दैट इज समथिंग वी शुड रिमेंबर ओवर हियर. तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब क्या किया जाता है? देखिएगा, इसमें टू सॉर्ट्स ऑफ एजुकेशन कंसिडर किए गए. एक तो ग्रेजुएट यूथ होता है, ओके, और दूसरे होते हैं डिप्लोमा होल्डर्स. ओके, तो इस ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को, ओके, यहाँ 2 चीजें दी जाएगी. एक तो फाइनेंशियल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, फाइनेंशियल एड उनको दी जाएगी जब तक वो अनएम्प्लॉयड है तब तक, और ऑफकोर्स दे विल बी गिवन सम सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हो, ट्रेनिंग ऑल्सो, so that they will become employable. Okay, तो ग्रेजुएट्स जो है उनको 3000 पर मंथ. ओके, और जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनको 1500 पर मंथ अमाउंट विल बी गिवन. टिल व्हाट? टिल गेट देयर एम्प्लॉयमेंट, और मैक्स फॉर 2 years. ओके, तो टिल दे गेट एम्प्लॉयमेंट दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल बी गिवन टू देम, या फिर मैक्स 2 years तक ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है उनको दी जाएगी. दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर. तो युवा निधि स्कीम कर्नाटक गवर्नमेंट की है. ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज रिगार्डिंग दी हुती रिबेल्स एंड देयर अटैक ऑन द मर्चेंट शिप्स इन द रेड सी. तो ये काफी दिन से ये इशू चल रहा है और ये मैंने पहले भी कवर किया था. ओके, कि ये जो रेड सी है,
ओके, रेड सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल मर्चेंटाइज एंड ट्रेड। ओके, और रेड सी से एक्चुअली जो भी मर्चेंट शिप्स आर गोइंग, दे आर बीइंग फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय दिस हुतीज। हुतीज कहां से है? ये येमेन से है। ओके, यमन जो है कंट्री एज सच इट्स अ वॉर टॉर्न या सिविल वॉर टॉर्न कंट्री है। ओके, तो इस कंट्री में काफी सारा पार्ट है, स्पेशली जो शेयर डोमिनेटेड पार्ट है इस कंट्री का, साना और यहाँ का शेयर डोमिनेटेड पार्ट, यहाँ ये पार्ट हुती रिबेल्स के अंडर है। ओके, और इस हुती रिबेल्स ने स्पेशली लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में यू कैन सी कि दे हैव इंक्रीज द अटैक्स ऑन मर्चेंट शिप्स इन दिस पर्टिकुलर रेड सी एरिया, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एज सच, क्योंकि यही रेड सी एरिया से आगे जाके आप देखना सुएज कैनल कनेक्ट होता है। सो डायरेक्टली फ्रॉम यूरोप टिल ऑलमोस्ट आप कह सकते हो एशिया तक ये सारा ट्रैवल जो सी ट्रैवल, ये रेड सी काफी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और वही शिप्स पे काफी अटैक हो रहा है। हमने पहले भी देखा था हमारे न्यूज में, अगर आपको याद होगा, कि इंडियन नेवी है, दे हैव आल्सो रेस्क्यूड सम ऑफ द शिप्स ओवर हियर। ओके, तो अब क्या है, दिस अटैक्स क्या है, वो स्टॉप नहीं हो रहा है। मेनी टाइम्स हूथी रिबेल्स वर गिवन वार्निंग। तो अब फाइनली क्या हो रहा है कि यूएस और यूके इनके लीडरशिप के अंडर, ओके, coordinated efforts are being taken and Houthi rebels are getting attacked by them now। तो यूएस और यूके अब जॉइंट स्ट्राइक्स उन्होंने लॉन्च की है अगेंस्ट द हुती टारगेट्स। ओके, सो दैट दे विल नॉट डू सर्टन अटैक्स ओवर लाइक दिस। ओके, और यूएस और यूके का कहना है कि देखिएगा, ये अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर है, ऐसा नहीं कि हम किसी एक्सटर्नल कंट्री पे इंटरफेयर करें। इट इज अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर। व्हाई? बिकॉज इट इज इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डिफेंस ऑफ दिस कंट्रीज। ये इंडिविजुअल्स का इनहेरेंट राइट होता है कि खुद को डिफेंड करें। ओके, बाय द वे सेम आर्गुमेंट हैज बीन गिवन बाय द इजराइल इन द यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ मैंने लास्ट टॉपिक में आपका 2-3 दिन में एक न्यूज कवर किया था कि साउथ अफ्रीका हैज गॉन टू दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट द इजराइल्स अटैक इन गाजा स्ट्रिप। तो इजराइल जो गाजा स्ट्रिप में अटैक कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ओके, अब इजराइल यही आर्गुमेंट दे रहा है कि देखिएगा, वी आर डूइंग दिस बिकॉज वी हैव दैट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ओके, तो हमारे सेल्फ डिफेंस में एक्चुअली हम ये सारे अटैक कैरी कर रहे हैं गाजा स्ट्रिप में। ठीक है, बिकॉज पहले हमास ने हम पे अटैक किया था। तो सेम सॉर्ट आर्गुमेंट यू कैन फाइंड ओवर हियर ऑल्सो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बिट ऑफ द मैपिंग ऑफ दिस एरिया। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ से हम देख रहे हैं कि दिस रेड सी एंड दिस हुती अटैक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, गल्फ ऑफ अडेन एंड ऑल दिस थिंग्स आर इन न्यूज। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सी सर्टन प्लेसेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया ओवर हियर। थोड़ा मैपिंग इस एरिया का देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यू विल फाइंड इन मैप कि हियर विल हैव एशिया, यहाँ अफ्रीका है। ओके, और ये अरेबियन सी है, दिस इज सबसेट ऑफ इंडियन ओशन ऑफकोर्स, और यहां जाके फिर हमारा जो है इंडिया होगा। ओके, तो दिस इज पर्शियन गल्फ, जो ईरान और गल्फ ऑफ ओमान जो है, हियर गल्फ ऑफ ओमान इज देयर, और ये सारा पर्शियन गल्फ है। तो कंफ्यूज मत होना पर्शियन गल्फ और रेड सी में, यहाँ तो पर्शियन गल्फ है, चलिएगा। ओके, ओमान और गल्फ ऑफ ओमान और ईरान के यहाँ पे ये सारा पर्शियन गल्फ है। ओके, फाइन, तो दैट इज डिफरेंट एरिया। अब ये आता है दूसरा रूट, यहाँ यू विल फाइंड दिस इज अ रेड सी, ये रेड सी। ओके, और रेड सी में जब आप एंट्री करते हो, तो यहां जो गल्फ है इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ अडेन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ गल्फ ऑफ अडेन। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड रिमेंबर ओवर हियर कि ये गल्फ ऑफ अडेन, यहाँ पे अदेन या अडेन उसको कहा जाता है, इट इज ओवर हियर। ओके, फाइन, गल्फ ऑफ अदेन के बाद अगर आप आगे देखिएगा, तो दिस इज अ रेड सी, और रेड सी को कौन सी कंट्रीज बाउंड्री करती है? कौन सी उसकी बाउंड्री पे कंट्री? एक है सऊदी अरेबिया, ओके, दूसरा है यमन। दीज आर 2 कंट्रीज जो एशियन कंट्रीज है। फिर उसके बाद आता है इजिप्ट, बिकॉज इजिप्ट की यहाँ बाउंड्री है। ठीक है, ये साइनाई पेनिनसुला जो है नॉर्थ में, ये भी इजिप्ट का पार्ट है, इजिप्ट है। फिर उसके बाद देखिएगा सूडान, ओके, फिर एरिट्रिया, और फिर यहाँ पे जिबाउटी। याद रखना, इथियोपिया नहीं है, इथियोपिया यहाँ पे इसका बाउंड्री नहीं है रेड सी को। ओके, यहाँ जिबाउटी का बाउंड्री है। तो अगर मैं कहूँ तो सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका नहीं है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, ठीक है, फिर इजिप्ट है, सूडान है, ओके, एरिट्रिया है, ओके, और यहां आता है आपका जिबाउटी। ओके, दीज आर, यहाँ इथियोपिया नहीं है, प्लीज याद रखना इसको। और सोमालिया भी गल्फ ऑफ अडेन की यहाँ कंट्री है, यहाँ रेड सी को बाउंड्री नहीं करती है। बोथ सोमालिया एंड इथियोपिया आर नॉट पार्ट ऑफ, डू नॉट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ रेड सी ओवर हियर। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है।
ओके, सेकंड आपको इसके रिगार्डिंग एक ट्रिक भी मैंने दी है आपको कि कैसे इसको याद रखना है आपके नोट्स में, नोट्स जरूर पढ़ना। आई हैव गिवन अ ट्रिक, ये कैसे एक स्मॉल ट्रिक के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। द ट्रिक इज एक्चुअली डेसी को रेड सी पसंद नहीं है, पसंद है। ओके, डेसी को रेड सी पसंद है, इस तरह से आप याद रख सकते हो डेसी नेम से। ओके, डी मतलब जिबाउटी, ओके, ई मतलब इरिट्रिया, यस मतलब सुदान, फिर दूसरा यस मतलब सऊदी अरेबिया, फिर से ई है इथियो, फिर से ई यहाँ पे आता है, ठीक है, इजिप्ट, और फिर वाई मतलब आपका होता है यमन। इस तरीके आप इसको याद रख सकते हो, राइट। अब ये हमने देख लिया। अब देखिएगा यहाँ एंट्री करते वक्त कौन सी गल्फ है, गल्फ ऑफ अडेन। ओके, यहाँ फिर ये बब बब एल मंडेब आपकी स्ट्रेट भी है यहाँ पे। ओके, और फिर ये साइनाई पेनिनसुला है। ओके, अब यहाँ मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। ओके, यहाँ देखिएगा, ये जो गल्फ यहाँ, ठीक है, ओके फाइन, हियर यू विल फाइंड, जस्ट अ मिनट, टू गल्फ्स ओवर हियर। ओके, ये है गल्फ ऑफ सुएज, इसको हम क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ सुएज। यहां से सुएज कैनाल आगे जाता है। ओके, और ये होती है गल्फ ऑफ अकाबा, ये है गल्फ ऑफ अकाबा। ओके, तो यहां साइनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट, यहां जॉर्डन, यहां इजराइल, ओके, यहां सब आता है आपका गल्फ ऑफ अकाबा। तो याद रखना इस पर्टिकुलर प्लेस को, फिर से इस मैप में भी आपको दिखा देता हूं मैं। ओके फाइन, दिस इज ओवर हियर इज द गल्फ ऑफ अकाबा। ओके, यहाँ इजिप्ट है, साइनाई पेनिनसुला है उसका, यहाँ जॉर्डन है और यहाँ इजराइल है। ओके, और इस तरफ आता है आपका सऊदी अरेबिया। तो इन सारे इसमें ये गल्फ ऑफ अकाबा है। दूसरा है यहाँ सुएज कैनाल, यहाँ से आगे जाता है। सुएज कैनाल रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। रिमेंबर दिस थिंग्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कहीं ना कहीं। ओके, देखिएगा ये रेड सी इस तरीके से सुएज कैनाल आगे जाके इसको कनेक्ट करेगा। सुएज कैनाल देखना डिवाइड करता है, यहाँ इस तरफ एशिया और इस तरफ है अफ्रीका, तो एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करने वाला सुएज कैनाल है। ओके, जो यहाँ सुएज और ये गल्फ ऑफ अकाबा है, दोनों भी याद रखना। सऊदी अरेबिया इसको बाउंड्री फॉर्म करता है, जॉर्डन, इजराइल और इजिप्ट का साइनाई पेनिनसुला। फाइन, मुझे आप बताइएगा कौन से वॉर के दौरान इजराइल हैड ऑक्युपाइड द इजिप्ट साइनाई पेनिनसुला एंड आफ्टर दैट इजराइल ऑफ कोर्स हैड गिवन इट बैक। तो कौन से वॉर था जिसके बाद साइनाई पेनिनसुला को इजराइल ने यहाँ ऑक्युपाई किया था। ओके, चलिएगा, वी हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग। और ये है बब एल मंडेब स्ट्रेट, जो the strait means what, a particular water body which connects to larger water bodies। तो यह रेड सी और यहाँ अरेबियन सी, इनको कनेक्ट करने वाला जो है यहाँ बब एल मंडेब है यहाँ पे। ओके फाइन, बब एल मंडेब। ओके, चलिए अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ और एक चीज, ये जो कंट्रीज है यहाँ की, ओके, इन सारे कंट्रीज को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। कौन सी कंट्रीज है, सीड नाम से इसको याद रख सकते हो आप। सोमालिया, ओके फाइन, फिर इथियोपिया, इरिट्रिया एंड जिबाउटी, these are considered as the horn of Africa। ओके, सोमालिया, फाइन, फिर इथियोपिया, जिबाउटी एंड इरिट्रिया, ये चार कंट्रीज है, these are considered as the horn of Africa। ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज नाउ। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफकोर्स आवर लास्ट टॉपिक टुडे, एंड दैट इज एन एडिटोरियल, और दिस इज रिगार्डिंग दी इंडियन पुलिस रिफॉर्म्स। ओके फाइन, तो जो ऑथर है ही इज अ फॉर्मल सेंटर सीबीआई डायरेक्टर, सीआईडी डायरेक्टर। ओके, तो फॉर्मल सीआईडी डायरेक्टर है आर के राघवन, और इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं हमारे पुलिस फोर्स के द्वारा। जो ऑब्जर्वेशन ऑफकोर्स हालांकि 100 टाइम्स विल हैव कवर्ड इन स्टैटिक टॉपिक ऑल्सो, बट ये सारे आर्टिकल से रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो इस केस में देखिएगा व्हाट ही सेज, यहां कहा गया है ओके कि इंडियन पुलिस जो है, सबसे पहले व्हाट प्रॉब्लम ही इज टॉकिंग अबाउट द इंडियन पुलिस ओवर हियर, कि इंडियन पुलिस इतने सालों के बाद भी ओके दे आर नॉट एबल टू विन द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है आज भी इंडियन पुलिस की तरफ से, इंडियन पुलिस की तरफ से उस पॉजिटिव वे में नहीं देखता है। ओके, दे डू नॉट ट्रस्ट द पुलिस। एक कॉमन मैन जो होता है, एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन होता है, उसको नहीं चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ बुरा भी हो तो पुलिस स्टेशन में जाए। ओके, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, कि पुलिस स्टेशन इन इंडिया में जाके वो हेल्प लेना नहीं चाहता है, बिकॉज उसको लगता है कि वहां उसके साथ उसको जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, या उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा, या उसके साथ सही बिहेवियर नहीं होगा। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम द पर्सन हैज यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है। सेकंड है, उन कहते हैं कि देखिएगा इसके रिगार्डिंग काफी सारे पुलिस कमीशन जो है पुलिस रिफॉर्म के रिगार्डिंग अपॉइंट किए गए थे। काफी सारे पुलिस कमीशन एक्चुअली है ऐसे। ओके, लेकिन पुलिस कमीशन ने भी ये प्रॉब्लम अभी तक एड्रेस नहीं कर पाया है रिगार्डिंग द परसेप्शन ऑफ पुलिस।
फाइन। थर्ड एक्चुअली ये इशू ये क्रिएट हो रहा है कि नाउ देयर इज ग्रोइंग डिस्कॉर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रिगार्डिंग द पुलिस ऑफिसर्स। ओके, जो स्टेट्स है, स्टेट्स को लगता है कि सेंटर काफी ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है हमें। उसमें से एक केस है फॉर एग्जांपल, वो कहीं ना कहीं डिस्कॉर्ड ईडी की वजह से भी हो रहा है, हालांकि जो पुलिस का पार्ट नहीं है, बट ऑथर इज सेइंग कि कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रही है अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। तो अपोजिशन पार्टी के जो स्टेट्स होते हैं, ओके, वो भी ओवरऑल फिर अपोजिशन पार्टी के स्टेट्स में और सेंट्रल में कहीं ना कहीं तनाव एक क्रिएट हो चुका है, तो इसका पुलिस फोर्स पे भी इफेक्ट हो रहा है। ओके, फाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको पता है कि हमारा जो आईपीएस जो है, इंडियन पुलिस सर्विस जो है, दिस इज रिक्रूटेड बाय द सेंटर। तो ऑथर का कहना है कि यहाँ आईपीएस को, ओके, आईपीएस ऑफिसर्स इतने एक्सेप्टेबल नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स को। व्हाई? बिकॉज उनका रिक्रूटमेंट सेंटर से होता है, उनकी लॉयल्टी सेंटर की तरफ होती है। सो दैट्स व्हाई दे रादर प्रीफर द स्टेट ऑफिसर्स ओवर हियर रादर देन द आईपीएस ऑफिसर्स ओवर हियर। ओके, तो ये कुछ कुछ इश्यूज उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं यहाँ पे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज पॉइंटेड आउट वन मोर इशू, एंड दैट इज एक्चुअली वो इशू पॉइंट आउट करने से पहले ऑथर कहते हैं कि सी देयर इज वन गुड थिंग इन द पुलिस नाउ। व्हाट इज दैट? कि पुलिस फोर्स हैज बिकम मोर टेक सेवी। वो ज्यादा टेक्नोलॉजी अब यूज करने लगे हैं। ओके, एंड दैट्स अ गुड थिंग एंड वी मस्ट गिव ग्रेट क्रेडिट टू द पुलिस ओवर हियर। बट उसका रीजन वो एक कहते हैं कि इसका एक रीजन ये भी है कि काफी सारे स्पेशली जो लोअर रैंक्स है पुलिस की, जैसे पुलिस कांस्टेबल्स है, ओके, हेड कांस्टेबल्स होते हैं, ये लोअर रैंक्स जो पुलिस की होती है, अब इसमें ज्यादा एजुकेटेड लोग आने लगे। ओके, प्रॉब्लम ऐसा होता था कि 10-15 साल पहले की जनरली यू विल फाइंड अ पर्सन 10th पास 12th पास, ओनली दोज आर एक्चुअली कमिंग इनटू द कांस्टेबल सर्विसेज। बट अब लोअर रैंक्स में भी आपको दिखता है कि काफी सारे एजुकेटेड यूथ इज आल्सो कमिंग, प्रोबेबली बिकॉज देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ओके, और उसका इफेक्ट पॉजिटिवली ये हो रहा है कि पुलिस फोर्स इज अडॉप्टिंग मोर टेक्नोलॉजी नाउ। फाइन। तो उस केस में एक्चुअली यहाँ ये कहते हैं कि देखिएगा, अब ज्यादा टैलेंटेड अगर लोअर रैंक पे हमारा रैंक पे पुलिस फोर्स आ रहा है, तो उसके टैलेंट को रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए। इफ दे आर डूइंग समथिंग गुड, नया कोई इनिशिएटिव लाते हैं, ओके, नए कुछ चीजें करते हैं, तो उनको रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए। हालांकि उसमें भी प्रॉब्लम यह है कि काफी सारा रिकॉग्निशन जो है, दैट इज अप्रोप्रिएटेड ओनली बाय द आईपीएस ऑफिसर अलोन। दे डोंट अलो दिस पीपल टू कम टू लाइमलाइट। लोअर रैंक्स जिन्होंने एक्चुअली काम किया है, उनको लाइमलाइट में नहीं लाया जाता है और उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, और आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं, हायर ऑफिसर से वही सारा क्रेडिट इसमें ले लेते हैं। ओके, तो उनका ऑथर का ये कहना है कि सी, इट इज ड्यूटी, ओके, ऑफ द हायर और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स दैट दे शुड मीट दिस लोअर रैंक्स ऑफिसर्स या लोअर रैंक कांस्टेबल्स। ओके, उनके साथ बात की जाए, उनकी प्रॉब्लम समझी जाए, उनके जो कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। ओके, दे शुड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद द constabulary सर्विस ओवर हियर। ओके, फाइन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और लास्ट में और एक इशू कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते हैं ऑथर यहाँ पे कि देर इज हाई लेवल ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। ओके, कि पॉलिटिकल जो उनके मास्टर्स है, दे आर फ्रिक्वेंटली इंटरफेयरिंग इन द पुलिस फोर्स ओवर हियर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इश्यूज जो है हमने यहाँ सॉल्व करना चाहिए। राइट, सो विद दिस विल एंड दिस टुडेस क्लास ओवर हियर। काफी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमने कवर कर लिए आज। ओके, फाइन, थैंक यू।